नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी सिर्फ ज्ञान और शिक्षा में। दोस्तों, हमारे चैनल के द्वारा सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता है बल्कि याद कैसे रखें ये भी बताया जाता है। यह वीडियो मुख्य रूप से हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहनों के लिए है जिन्हें राज्यकर्मी बनने के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाले विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भाग लेनी है। दोस्तों, संपूर्ण तैयारी के लिए 699 का पेमेंट करें 7091443130 इस नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से, और पूरे सिलेबस का निचोड़ प्रश्न का पीडीएफ प्राप्त करें और व्हाट्सएप वाले तैयारी ग्रुप में जुड़े जहां पे प्रैक्टिस सेट के द्वारा आप अपनी तैयारी को परख भी सकते हैं। जिस भी विषय में कमी दिखे हमारे द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे पीडीएफ के माध्यम से आप दुरुस्त कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़ने के लिए हमारे इस नंबर से संपर्क करें, फ़ोन ना करें। यह हमारी विनती है आप लोगों से। कृपया व्हाट्सएप पे मैसेज करें, पेमेंट करें और स्क्रीनशॉट सेंड करें। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो वीडियो है ये मुख्य रूप से मानव शरीर में होने वाले बीमारियां, उनके कारण से संबंधित है। इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं प्रतियोगिता परीक्षा में, इसलिए इस टॉपिक को लाया गया है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। एक नोटबुक रखिए जिसमें आप नोट करते चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। आइए दोस्तों, कम समय लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे, बच्चों में मेरास्मस एवं क्वाशियोर्कर रोग किसकी कमी से होता है ये बताना है आप सभी को। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से बच्चों में मेरास्मस एवं क्वाशियोर्कर रोग होता है। इस रोग में क्या होता है दोस्तों, तो बच्चों का जो हाथ पांव है वो दुबला हो जाता है और उसके पेट जो है वो बाहर की ओर निकल जाते हैं। ये क्वाशियोर्कर रोग में होता है। और मेरास्मस में बच्चों की जो मांसपेशियां हैं वो ढीली हो जाती है। तो ये लक्षण है इस बीमारी के, जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। अब आइए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत आपको बताना है इन ऑप्शंस में से। एक बार ऑप्शंस को ध्यान से जरूर पढ़िएगा दोस्तों। कोई भी प्रश्न चाहे क्यों ना हो, ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑप्शन कंफ्यूजिंग दिया हुआ रहता है। कई बार आपको लगेगा कि ये सही है, आपको लगेगा कि नहीं ये नहीं, दूसरा वाला सही है, तो उसे ध्यान से पढ़े। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं। गेहूं जो है वो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों, गेहूं के साथ साथ जो मोटे अनाज देखते हैं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, सलजम इत्यादि, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। जबकि आप यहाँ ऑप्शन बी में देख पा रहे हैं हरी सब्जियां, तो हरी सब्जियां विटामिन का स्रोत है। दालें जो है वो प्रोटीन का स्रोत है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इन सभी बातों को आप अच्छे से याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ये कई बार पूछा गया है प्रतियोगिता परीक्षा में। जो भी प्रश्न आप यहां पे देख रहे हैं, ये सभी जो प्रश्न है ये सभी क्रीम है दोस्तों, चुना हुआ प्रश्न है। उलूल जुलूल भटकाने वाला प्रश्न इनमें कोई भी नहीं है। एकदम परफेक्ट प्रश्न है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी। ये जल में घुलनशील है। विटामिन बी के साथ साथ विटामिन सी भी जल में घुलनशील होते हैं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी,
और आप अपने नोटबुक में क्या लिखेंगे, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, जबकि वसा में घुलनशील भी कई बार पूछ दिया जाता है परीक्षा में। तो दोस्तों आप एक ट्रिक याद रखें, डेका, DEKA, डेका। ये डेका जो है ना, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। डी से विटामिन डी, ई से विटामिन ई, के से विटामिन के और ए से विटामिन ए। ये डेका जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो दोस्तों कई बार ये कहा जाता है सब्जियों को काट कर नहीं धोना चाहिए। अब इसका कारण आपको निश्चित रूप से यहाँ इस प्रश्न में पता चल गया होगा, क्योंकि विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील है। जब काट के धोएंगे हो सकता है ये विटामिन जल में घुलकर और आपकी सब्जी से बाहर चला जाए, है ना। इसीलिए सब्जियों को धोकर काटें, न कि काट कर धोएं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे ये काफ़ी महत्वपूर्ण था ये प्रश्न। आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं या फिर PDF मंगा सकते हैं, जहां आपको सभी टॉपिक से जो प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो आपको कलेक्शन एक ही जगह प्राप्त हो जाता है। अब आइए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? दोस्तों मलेरिया रोग मच्छर के काटने से होता है, तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा वो मच्छर है जिसके काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदा एनोफ्लीज मच्छर। मदा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम ये परजीवी है जो कैरी करता है, ये मच्छर काटता है तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन बी में देख रहे हैं एडीज मच्छर। तो एडीज मच्छर के काटने से कौन सा बीमारी होता है? तो डेंगू बीमारी होता है। दोस्तों इसे भी याद रखें, हो सकता है मलेरिया की जगह डेंगू प्रश्न में हो। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एडीज मच्छर। इसके साथ साथ ऑप्शन ए में दोस्तों देख रहे हैं क्यूलेक्स मच्छर। तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से कौन सा बीमारी होता है? तो ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है, और क्यूलेक्स प्रजाति के ही मच्छर के काटने से जापानी इंसेफ्लाइटिस नाम की बीमारी भी होती है। ठीक है, जिक्का मच्छर के काटने से जिक्का बुखार होता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये आप तमाम मच्छरों के काटने से जो बीमारियाँ होती है ये ध्यान में रखें, हो सकता है इसमें से कोई एक पूछ दिया जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो को अधूरा न छोड़ें, वीडियो को इत्मीनान से 10 मिनट का समय निकाल करके आप पूरा देखिए वीडियो को, तब जाके आपको फायदा होगा। इसको स्किप नहीं कीजिए, एक एक प्रश्न को देखिए, एक एक प्रश्न का जो एक्सप्लेनेशन है, उसके ऑप्शंस का जो एक्सप्लेनेशन है, आप उन सबको ध्यान से सुनिए, तो आपको निश्चित रूप से ये सभी याद हो जाएंगे। मुझे लगता है आप सभी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन ये जानकारियाँ जरूर कहीं ना कहीं पढ़े हैं, देखे हैं। बस आपको अभी करना क्या है, थोड़ा रिवाइज कर लेना है, इसको देखते जाना है। आप इसको कई बार चला के देखें दोस्तों, बस आपका ये रिवीजन हो जाएगा। जब कभी ये प्रश्न परीक्षा में आएगा तुरंत आप ऑप्शन तक पहुंच जाइएगा कि इसका यही उत्तर होगा, क्योंकि सभी प्रश्न जो हैं कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं दोस्तों, बस रिवाइज कर लेना है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5। निम्न में कौन जीवाणु से होने वाला रोग है? अब इनमें से कौन जीवाणु से होने वाला रोग है ये आप लोगों को बताना है। तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए इस प्रश्न संख्या के साथ 5 नंबर प्रश्न दे करके, और फिर हमें बताइए कि ये कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निमोनिया। निमोनिया जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है दोस्तों, आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं खसरा, है ना, तो खसरा वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा देख रहे हैं ऑप्शन बी में, तो इन्फ्लुएंजा भी दोस्तों वायरस से होता है। दमा,
दमा देख रहे हैं, तो दमा किससे होता है? फंगस से होता है, फफूंद से होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखें दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको और बीमारियों के बारे में बताता हूँ, जीवाणु से होने वाले और कौन कौन से मुख्य बीमारियां हैं। दोस्तों, जीवाणु से होने वाले मुख्य बीमारी जो है टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सभी जो है जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। ठीक है दोस्तों, और विषाणु से, वायरस से होने वाले कुछ प्रमुख रोग जो हैं वो एड्स है, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, खसरा, हेपेटाइटिस है ना, रेबीज इत्यादि जो बीमारी है ये सभी वायरस से होते हैं। तो ये ध्यान में रखें, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ दिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन वायरस से होने वाली बीमारी है, कौन जीवाणु से होने वाले बीमारी हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग छठा प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में कौन एक अनुवांशिक रोग है? अब आपको यहाँ बताना है निम्न में कौन एक अनुवांशिक रोग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हीमोफीलिया। के साथ साथ वर्णांधता, रंग को पहचानने में समस्या होती है, ये भी एक अनुवांशिक रोग होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आप ट्रेकोमा देख रहे हैं। तो ट्रेकोमा बीमारी जो है वो विषाणु से होता है। और अतिसार देख रहे हैं ऑप्शन सी में। तो अतिसार दोस्तों अंतः परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, और कोढ़ देख रहे हैं जो, तो कोढ़ जो है ये जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग सातवां प्रश्न देख लेते हैं। अब यहाँ स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? स्कर्वी बच्चों में होता है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन डी की कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं आठवां प्रश्न। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इनमें से आपको बताना है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, घेंघा रोग। थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? तो घेंघा रोग हो जाता है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लकवा। तो लकवा विटामिन B7 की कमी से होता है। और सी में देख पा रहे हैं दोस्तों पांडु रोग, पीलिया जिसे कहा जाता है, शरीर का पीला पड़ जाना, तो ये विटामिन B12 की कमी से होता है। और बालों का गिरना, ये विटामिन B7 की कमी से होता है। B7 किस में पाया जाता है दोस्तों? तो मांस, अंडा, मछली का यकृत, दूध इत्यादि में विटामिन B7 पाया जाता है। चलिए ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप 7091443130। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, रंग वर्णांधता में मनुष्य किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है? यह एक अनुवांशिक बीमारी है, रंग वर्णांधता है ना, जिसमें रंग को पहचानने में समस्या होती है। तो वह कौन सा रंग है जिसे मनुष्य, जिसको रंग वर्णांधता की बीमारी है, वो नहीं पहचान कर सकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग। लाल रंग को वह नहीं पहचान सकता है, उसमें समस्या होती है। इसके साथ साथ हरा रंग भी, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल और हरे रंग को पहचानने में समस्या होती है। तो इसका लाल और हरा रंग ये दोनों उत्तर होगा। चूंकि ऑप्शन में लाल रंग है इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एकदम गागर में सागर, चुने हुए प्रश्न है एक्सपर्ट टीम के द्वारा। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? यहाँ आपको बताना है दोस्तों रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है।
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आइए 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अब हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है ये बताना है यहाँ पे दोस्तों आप सभी को। यदि इसका उत्तर पहले से जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत को। हेपेटाइटिस जो है यकृत को प्रभावित करता है। जबकि आप यहाँ तिल्ली देख रहे हैं ऑप्शन सी में, तो तिल्ली किस बीमारी से प्रभावित होता है? तो मलेरिया से प्रभावित होता है दोस्तों। ठीक है, और यकृत जो आप देख रहे हैं लीवर, ये पीलिया और हेपेटाइटिस से प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र काली खांसी से प्रभावित होता है। और फेफड़ा देख रहे हैं ऑप्शन डी में, तो फेफड़ा किससे प्रभावित होता है? निमोनिया से और टीबी से। क्षय रोग हो जाए या निमोनिया तो उससे फेफड़ा प्रभावित होता है। तो ये 11 प्रश्न थे इस वीडियो सीरीज में दोस्तों, जहाँ पे 11 प्रश्न के एक्सप्लेनेशन पे आप अगर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपके 40 से 50 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ये अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आपका जो लाइक है वो हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट का कार्य करता है, हमें प्रेरणा और एनर्जी मिलती है और अधिक कार्य करने के लिए। तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। और आप इस चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे जब कभी भी वीडियो अपलोड किया जाए। पूर्णतः सिलेबस के अनुसार संपूर्ण सटीक और बेहतर तैयारी। फॉर PDF एंड कंप्लीट प्रिपरेशन ग्रुप प्लीज़ कॉन्टेक्ट 7091443130। दोस्तों, विशेष शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे आपको PDF मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, लाइव क्लास का वीडियो लिंक, प्ले लिस्ट का लिंक इत्यादि प्रोवाइड किया जाता है प्रतिदिन। वहां जुड़ने के लिए आप हमारे इस नंबर पे सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फ़ी है ₹699 का, वो पेमेंट करें इस नंबर पे और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे सेंड कर दे दोस्तों, तो आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर करा दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।